हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उद्देश्य। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, ये आपको पता लगाना है। तो ऑप्शन देखें, राज्य की उत्पत्ति और विकास को खोजना है, या राजनीतिक व्यवस्थाओं की यथास्थिति का औचित्य सिद्ध करना है, या राजनीतिक सत्ता और दायित्व के सिद्धांत को स्थापित करना है, या सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दें भाई। प्रश्न नंबर 1, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो राज्य की उत्पत्ति और विकास को खोजना है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। एक संकल्पना के रूप में नैसर्गिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो एक संकल्पना के रूप में नैसर्गिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध हैं या प्राकृतिक जगत में अंतर्निहित आवश्यक संबंधों से लिए गए हैं, या व्यक्ति की प्राकृतिक शक्ति के साथ सह विस्तृत है, या मनुष्य की आत्मचेतना के आंतरिक अंग हैं। प्रश्न नंबर 2, एक संकल्पना के रूप में नैसर्गिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य की आत्मचेतना के आंतरिक अंग हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, जो संपत्ति क्रांति द्वारा छीनी जाए उसे तत्काल श्रमिक समूहों में बांट दिया जाना चाहिए और ऐसी हर सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे सरकार निर्माण जैसे किसी भी प्रयत्न को रोका जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत इस दृष्टिकोण का उचित मान्यता है भाई? प्रश्न नंबर 3, प्रश्न को फिर समझ लें। जो संपत्ति क्रांति द्वारा छीनी जाए उसे तत्काल श्रमिक वर्गों में बांट दिया जाना चाहिए और ऐसी हर सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे सरकार निर्माण जैसे किसी भी प्रयत्न को रोका जा सके। तो ये किसी सिद्धांत का दृष्टिकोण है भाई? तो प्रश्न नंबर 3 ऐसा अराजकतावाद मानता है, या मार्क्सवाद, या समाजवाद, या फेबियनवाद? प्रश्न नंबर 3 उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ऐसा मार्क्सवाद मानता है भाई, मार्क्सवाद। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, सर हेनरी मेन का राज्य सिद्धांत प्रभावित हुआ था। सर हेनरी मेन का राज्य सिद्धांत प्रभावित हुआ था बेंथम के उपयोगितावाद से, सामाजिक विकास सिद्धांत से, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से, या हीगल के आदर्शवाद से? प्रश्न नंबर 4, सर हेनरी मेन का राज्य सिद्धांत प्रभावित हुआ है, तो ये सामाजिक विकास सिद्धांत से प्रभावित हुआ है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, बूंदा की मान्यता थी सार्वभौमिकता नागरिकों और प्रजाजनों पर लागू होने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि से मर्यादित नहीं है। उपर्युक्त परिभाषा में विधि शब्द निर्दिष्ट करता है
तो मानव स्थापित विधि को, या दैवी विधि को, या नैसर्गिक विधि को, या फ्रांस की सैनिक विधि को। प्रश्न नंबर 5, बूंदा की मान्यता थी सार्वभौमिकता नागरिकों और प्रजाजनों पर लागू होने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि से मर्यादित नहीं है। तो इसमें विधि शब्द का तात्पर्य है मानव स्थापित विधि को भाई। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, सार्वभौमिकता के क्लासकी सिद्धांत की बहुलवादी आलोचना राज और विधि के संबंधों के चारों ओर केंद्रित है। इसके अनुसार, प्रश्न को फिर समझें, सार्वभौमिकता के क्लासकी सिद्धांत की बहुलवादी आलोचना राज और विधि के संबंधों के चारों ओर केंद्रित हैं। इसके अनुसार राज विधि का स्रोत है, या विधि राज से पूर्व और उससे उच्चतर है, या राज और विधि में विजातीयता है और ये दोनों सदैव एक दूसरे से स्वतंत्र तथा असंबंधित हैं, या राज और विधि वस्तुतः एक जैसे हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई, और सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। जो इस चैनल को देख रहे हो पहली बार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 6, सार्वभौमिकता के क्लासकी सिद्धांत की बहुलवादी आलोचना राज और विधि के संबंधों के चारों ओर केंद्रित है। इसके अनुसार विधि राज से पूर्व है और उससे उच्चतर है भाई। राज विधि से पूर्व है और उससे उच्चतर है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, ऑस्टिन का सिद्धांत सार्वभौम शासक को ऑस्टिन का सिद्धांत सार्वभौम शासक को नैतिक दृष्टि से सर्व कार्यक्षम मानता है, या राजनीतिक दृष्टि से सर्वोच्च बतलाता है, या पूर्ण न्यायिक सत्ता प्रदान करता है, या राजनीतिक वैधता प्रदान करने की शक्ति देता है। प्रश्न नंबर 7, ऑस्टिन का सिद्धांत सार्वभौम शासक को राजनीतिक दृष्टि से सर्वोच्च बतलाता है भाई। राजनीतिक दृष्टि से सर्वोच्च बतलाता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, समूहों और संगठनों की स्वायत्तता और व्यक्तित्व के सिद्धांत में यह निहित है कि। प्रश्न नंबर 8, समूहों और संगठनों की स्वायत्तता और व्यक्तित्व के सिद्धांत में यह निहित है कि वे राज्य की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, या वे राज्य से नैतिक एवं विधिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, या वे नैतिक एवं विधिक दृष्टि से राज्य के समकक्ष हैं, या वे राज्य के किसी सृजन कार्य से अस्तित्व में नहीं आए हैं। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। समूहों और संगठनों की स्वायत्तता और व्यक्तित्व के सिद्धांत में यह निहित है कि वे नैतिक एवं विधिक दृष्टि से राज्य के समकक्ष हैं भाई। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देख लें। राज्य व्यक्ति का साध्य है, इस कथन का निहितार्थ क्या है? राज्य व्यक्ति का साध्य है, इस कथन का निहितार्थ क्या है भाई? प्रश्न नंबर 9। तो व्यक्ति राज्य के अधीन इसलिए है क्योंकि वह राज्य द्वारा सुनिश्चित किए गए साध्य को प्राप्त करने का साधन मात्र है, या राज्य इतना महिमामय है कि उसका व्यक्तित्व अर्ध दैविक स्थिति से भी
आगे पहुंच जाता है, या व्यक्ति से राज तक का सामाजिक विकास कारणात्मक ढंग से निर्धारित हुआ है, या व्यक्ति की प्राकृतिक आवश्यकताएं इस प्रकार की हैं कि उनकी पूर्ति केवल राज द्वारा ही संभव है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। राज व्यक्ति का साध है, इस कथन का निहितार्थ क्या है? तो राज व्यक्ति का साध है, इस कथन का निहितार्थ है व्यक्ति राज के अधीन इसलिए है क्योंकि वह राज द्वारा सुनिश्चित किए गए साध को प्राप्त करने का साधन मात्र है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विचारकों और राज्य संबंधी संकल्पनाओं के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विचारकों और राज्य संबंधी संकल्पनाओं के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो राज एक कृत्रिम संस्था के रूप में, हाँ ये थॉमस के अनुसार सही है। राज एक नैतिक जीव के रूप में, हाँ ये अरस्तु के अनुसार सही है। राज एक दैवी संस्था के रूप में जेम्स प्रथम के अनुसार सही है। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन क्या सही होगा? इसमें तीनों सही हैं युग्म, तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। 1 2 3 तीनों युग्म सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का सार। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का सार क्या है? तो अधिकार वह बाह्य स्थितियां हैं जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। यह ऑप्शन बी, अधिकार एक व्यक्ति की ऐसी स्वार्थी मांग है जो वह अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज के विरुद्ध प्रस्तुत करता है। यह अधिकार व्यक्ति द्वारा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्यों के निष्पादन से संबंधित है। यह अधिकार इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो प्रश्न नंबर 11, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का क्या सार है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 11, तो अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का सार है, अधिकार वह बाह्य स्थितियां हैं जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन रूसो के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के विषय में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन रूसो के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के विषय में सही है? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। रूसो ने अनुबंध सिद्धांत को अधिक व्यवस्थित एवं सुसंगत बनाया है। या ऑप्शन बी, विवेकवादी व्यक्तिवाद को खंडित कर रूसो ने अनुबंध सिद्धांत के मूल लक्षण ही बदल डाले हैं। या राज की प्रकृति के विषय में रूसो के सामान्य निष्कर्ष वैसे ही हैं जैसे हाब्स और लॉक के हैं। या रूसो ने अनुबंध सिद्धांत की नैसर्गिक विधि और नैसर्गिक अधिकारों की परंपरा का प्रसार किया है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन रूसो के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के बारे में सही है? तो वो सही है, विवेकवादी व्यक्तिवाद को खंडित कर रूसो ने अनुबंध सिद्धांत के मूल लक्षण ही बदल डाले हैं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, हाब्स के अनुसार व्यक्ति सार्वभौम शासक का प्रतिरोध कर सकता है या शासक उसे। हाब्स के अनुसार व्यक्ति सार्वभौम शासक का प्रतिरोध कर सकता है
यदि शासक उसे कल्याण प्रदान करने में असफल रहता है, या सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहता है, या समानता प्रदान करने में असफल रहता है, या न्याय प्रदान करने में असफल रहता है। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बताने का प्रयास करें। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति सार्वभौम शासक का प्रतिरोध कर सकता है यदि शासक उसे सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहता है। तो अब प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, स्थिति से अनुबंध तक का फार्मूला संकेत करता है। स्थिति से अनुबंध तक का फार्मूला संकेत करता है अनुबंध सिद्धांत की ओर, ऐतिहासिक सिद्धांत की ओर, शक्ति सिद्धांत की ओर, दैवी अधिकार सिद्धांत की ओर। प्रश्न नंबर 14, स्थिति से अनुबंध तक का फार्मूला संकेत करता है भाई, तो अनुबंध सिद्धांत की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, अर्थ नियत तत्ववाद अंतिम प्रधानता स्थापित करता है। अर्थ नियत तत्ववाद अंतिम प्रधानता स्थापित करता है वर्ग संघर्ष की, उत्पादन के तत्वों की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान की, संपत्ति संबंधों की। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। अर्थनियतवाद अंतिम प्रधानता स्थापित करता है तो उत्पादन के तत्वों की भाई। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 16, चलिए भाई स्क्रीन पर छोटा करते हैं, ये कूट वाला प्रश्न है तो कोशिश करते हैं एक साथ लाने के लिए। चलिए नहीं आ पाया है। सूची 1 राज के कार्य को सूची 2 वह विचारधाराएं जो राज के इन कार्यों में विश्वास करती हैं से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 में थोड़ा कथन दिए गए हैं। समाज के संगठनों के कार्यों का नियमन और समन्वय, व्यवस्था बनाए रखना और अनुबंधों को लागू करना, व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को दूर करना या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित संवर्धन करना, आदर्शवाद, उपयोगितावाद, बहुलवाद या व्यक्तिवाद। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ये सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो चलिए अब ऑप्शन और कूट एक साथ लाने का प्रयास करते हैं भाई। चलिए भाई ये ऑप्शन और कूट एक साथ ला दिए हैं। अब इसका उत्तर मिलान करते हैं। पहले समाज के संगठनों के कार्यों का नियमन और समन्वय, तो इसको किससे मिला देंगे? समाज के संगठनों के कार्यों का नियमन और समन्वय, तो ए को भाई 3 से, बहुलवाद से, फिर व्यवस्था बनाए रखना और अनुबंधों को लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना और अनुबंधों को लागू करना व्यक्तिवाद से, फिर आगे व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को दूर करना आदर्शवाद, फिर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित संवर्धन उपयोगितावाद। चलिए भाई आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको मिला देते हैं। 1 का 3, ए में 3, चलिए भाई 2 जगह 3 है। आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था बनाए रखना और अनुबंधों को लागू करना, बी में 4, भाई ये 4 है। दोनों में अभी उत्तर नहीं मिला। व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को दूर करना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही भाई। यहाँ उत्तर मिल गया।
सी का एक से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद से, यानी प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे ही प्रश्न अब आयोग पूछ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए भाई, इस सेशन का इसी प्रश्न के साथ हम समापन करते हैं। धन्यवाद।